चलिए जी, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद। वो लोग जिन्होंने 11 बजे न्यूज़ टेलीविजन ज्वाइन किया है, बिल्कुल जी, मैं आपके साथ ये अगले 1 घंटे में बनी रहूंगी। स्पेशल ट्रांसमिशन में हम हैं, लेकिन उसमें भी सीधी बात होती रहेगी, डोंट वरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, जिनका पिछले 1 घंटा मैंने हाईजैक किया था और अब इन्होंने वॉलंटरली ये 1 घंटा सरेंडर किया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाईजैकिंग एंड सरेंडरिंग। एंड ऑफ कोर्स फरीद रईस साहब, वैसे तो अभी कुछ घंटों के बाद आपको ये सहर और अफ्तार की ट्रांसमिशन में भी नजर आएंगे, लेकिन इनको भी हम ले आए कि हमने कहा कि आप भी जो है बहती गंगा में हाथ धो लें और आपके भी तज्जिए से हम मुस्तफीद हो पाएं कि आखिर होने क्या जा रहा है। शैला रजा साहिबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से बने हुए हैं मेरे साथ, अपना जॉबलेस स्टेटस एंजॉय कर रही हैं। माय सिंपैथीज विद यू, लेकिन एंजॉय करें क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे अब कुछ बोल दिया तो फिर कहेंगे मैच फिक्स हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का तूती बोलने वाला है फिर से। तो चले 1 महीना छुट्टी कर ले सिंध के अंदर यस, लेकिन ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, मेरा सिर्फ एनालिसिस है। उसके अलावा जी मेरे साथ बने हुए हैं कामरान खान साहब इस्लामाबाद से, जिनको मैंने पिछले सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। यकीन जानिए इतने पैनलिस्ट थे कि उनसे मुझे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कामरान साहब डोंट वरी, इस घंटे के अंदर मैं एक असर पूरी कर दूंगी। और मेरी गुजारिश होगी कंट्रोल रूम से कि आज का जो आदमी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, औरिया मकमूल जान साहब, मुझे प्लीज वो लाइन पर दोबारा दे दे, फोन लाइन पर दे दें। अगर डीएसएनजी पर नहीं दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए ताकि हम उनसे बात कर सके। चले कामरान खान साहब, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ ताकि आपकी जो शिकायतें थोड़ी सी दूर हो जाए, देन आई विल गो टू नसरुल्लाह मलिक साहब। लेटेस्ट खबरें जाहिर सी बात है जिस तरह से आ रही हैं, सिंध के अंदर जो केयर टेकर सीएम है उसका तो चुनाव हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला वो मरहला भी पूरा हो जाएगा। आपका जो वजीर आजम है केयर टेकर, उसका तो मरहला आज ही पूरा हो गया अल्लाह के फजलो करम से। इस टाइम पर जो आपकी पूरी गवर्नमेंट है वो सदर के अंडर है, लकीली मतलब ही इज गोइंग टू बी अ हैप्पी मैन टुडे। और इसके अलावा जो है तमाम की तमाम जुडिशरी से रिलेटेड लोगों पर है, बल्कि जुडिशरी पर ही है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि माशाल्लाह द हीरो साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे हर दिल अजीज, वो तो बैठे ही हुए हैं और वो अपना काम जारी सारी रख रहे हैं। अब जो पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के नहीं कर पाया, कितना अच्छा होता कि अगर ये भी कर जाते और एक ही टाइम पर हम देखते कि ट्रांजिशन आता मुल्क के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं बेनिश। उसमें सबसे पहली बात तो ये जो तरीकाकार लिखा हुआ है ना कि जब एक टेन्योर ख़त्म होगा, असम्बली अपनी तबई मुद्दत पूरी करेगी 5 साल की, उसके बाद द असेंबलीज विल स्टैंड डिसॉल्व, उसके बाद फिर किस तरीके से निगरान सेटअप आएगा, तो ये तरीका हमें 18वीं तरमीम के बाद मिला। और हुआ ये कि इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज छोड़ दिए गए। मसलन उसमें सबसे पहली जो इस वक्त हमारे सामने मामला दरपेश है वो यही है कि अब अगर कायदे ऐवान या अपोजिशन लीडर बाहमी मुशावरत के साथ वो किसी एक कंसेंसस कैंडिडेट के ऊपर इत्तफाक नहीं कर पाते तो फिर कहा यह जाता है कि मामला पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। पार्लियामेंट मींस कि नेशनल असेंबली और तमाम सूबाई असम्बलियां जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, सिर्फ स्पीकर उनके काम कर रहे हैं और कोई इस वक्त एमएनए या एमपीए नहीं है। तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बनेगी? ये एक ग्रे एरिया है। आपको इस सेकंड स्टेज को स्किप करना पड़ेगा और ये मामला फिर शायद इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर ये बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम क्लियर नहीं हैं, जिसमें कि ये कानूनी तौजीहात जो हैं वो बयान नहीं करती कि ऐसी सूरत हाल हो जाए कि एक पार्टी एक दिन अनाउंसमेंट कर दे अपने कैंडिडेट की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह दे कि हाँ ये हमारा मामला, ये हम इस कैंडिडेट पर मुत्तफिक हो गए हैं, उसके बाद द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस कैंडिडेट का नाम वापस ले लें। तो ऐसी सूरत हाल में कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, ये ग्रे एरियाज हैं, इनका कतई तौर पर कानून और उसमें जिक्र नहीं है। और मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं कि हम इसी ग्रे एरिया की वजह से, ये चीजें लिखी ना होने की वजह से हम इस सूरत हाल से दोचार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये 1-2 इन अ कपल ऑफ डेज ये मामला है, इसके बाद जब ये मामला सॉल्व हो जाएगा तो फिर शायद हम ये जो कंट्रोवर्सी थी हम इसको भूल जाएंगे और मामला फिर इलेक्शन की तरफ फोकस जो है वो चलेगा। चले अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत तपी हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा वावेला कर रही है। मतलब लेटेस्ट हैपनिंग जो हमारे साथ, मैं तो खैर 8 बजे से ट्रांसमिशन में बैठी हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट हैपनिंग हमें पता चल रही है, टिकट्स चल रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी को कलादम करार दे दिया है। पहले 2 से 6 जून तक टाइम था, उसके ऊपर हमने देखा एतजाज एहसन साहब का भी बहुत बरमला जवाब आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। कहीं ना कहीं उस एलिमेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा है जो ये चाह रहा है कि इलेक्शन 25 जुलाई को ना हो।
देखिए, ये जो नॉमिनेशन पेपर है, इस पर सेनेट में भी जो है इसी नॉमिनेशन पर जो है वो इंतखाबात हुए हैं। अगर इस पर इस वक्त क्वेश्चन रेस किया गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ पे क्वेश्चंस जाएंगे, तो ये कुछ अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ जो है जाहिर है कि तकरीबन अब 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जिनकी नॉमिनेशंस पे बात हो रही है, और जब फाटा का हो रहा है तो इस पर भी अब सवाल उठ रहा है। तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं होगी अगर इस तरह से होगा। दूसरी ये जो बात की इन्होंने, देखिए स्पीकर अगर स्पीकर जो है वो बना सकता है, जो मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि अब वर्किंग नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है। अगर ये समझा जा रहा है कि ये गलत है तो पार्लियामेंट सलामत रहे और दोबारा उसमें सही किया जा सकता है। कम से कम आइन को फाड़ के रद्दी में तो नहीं फेंका जा रहा ना, उसी के मुताबिक ही काम हो रहा है। और वैसे मैं ये समझती हूँ कि जब कमेटी बनाई जाती है तो जो चीज़ इत्तफाक नहीं होता अपर लेवल पे, उसमें भी ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन की भी 3 दिन की ड्यूरेशन दी गई है। तो यहाँ आकर ये बात समझ आ जाती है कि अगर 2 एक पे एग्री नहीं हो रहे तो फिर यहाँ से जो होगा नाम उस पर एग्री हो जाएंगे, और ये बड़ा मुश्किल काम है एग्री होना एक नाम पर। आप देख ही रहे हैं कि इमेच्योरिटी कैसी कैसी नज़र आ रही है आपको, कि किसी से तो नामजद वजीर आला से हेड मिल लेता है पार्टी का जाके, जिस पार्टी से उनकी हमेशा से मसले हैं उन्हीं के भाई को फिर अगर लाया जाए तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये इस कदर बातें हो रही हैं कि अब ज़रा सियासतदानों को, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम सियासतदान हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि मेजॉरिटी की तरफ आना पड़ेगा। फरीद रईस साहब, पहले तो हल्का बंदियों का मसला हो रहा था, अब मामला तो कागजात नामजदगी का हो रहा है। और जिस तरह से शैला ने कहा कि यही वही कागजात नामजदगियां हैं जो कि सेनेट के इलेक्शन में भी इसी के ऊपर होगा, और अगर इसी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, अभी जिस तरह से कालादम उसको करार दिया गया, अब नए पेपर्स सारों को बांट दिए गए हैं, एक पूरे तरीके से एक नई ड्रिल शुरू होगी, तो फिर ऐसे में हर चीज टाइम पर कैसे हो पाएगी? ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस का बिल बुलाना अपनी जगह पर एक तरह से मतलब वैलिड है। बिनेश, एक बात आपने जो कही ना इससे पहले कि कहीं पे कुछ है, सब इस बात पे भी तैयार हैं कि इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए। हम खुद कहते हैं इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल और जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, और डे टू डे, बल्कि मैं कहूँगा आर टू आर जो सिचुएशन तब्दील हो रही है, उसमें ऐसा लगता है कि ये इलेक्शंस 25 जुलाई जो है वो महज सिर्फ 25 जुलाई नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको आगे जाके सर करना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को जरा सोचना होगा बहुत ही बारीक बीनी के साथ। शैला ने जो बात की है वो बहुत अच्छी बात की है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। यानी एक इस मौके के ऊपर अगर केयर टेकर्स के नाम का तयन नहीं हो पा रहा है, इस वक्त जो कागजात वैसे एक जमात के हवाले से बात की है। जी हाँ, नहीं एक बात अपनी जमात के बारे में नहीं, मैं बिल्कुल किसी और मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल मेरा मकसद हमारी तो मेच्योरिटी सामने आ गई। लेकिन बात यह कि जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जिस तरफ से आ गई वहां पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जहां से ये चीज पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने करारदाद जनाब पेश कर दी कि जनाब इंतखाबात में ताखिर होनी चाहिए। कागजात नामजदगी की आपने बात की जनाब की, उसके हवाले से मामला आ गया। परवेज खटक ने खत लिख दिया जिसको पीटीआई ने डिसओन कर दिया कि पर्सनल कैपेसिटी में लिखा होगा भाई। अब यहाँ पे अगर कोई बात होती है तो वहां पे ये बात सामने आ जाती है कि जनाब ये पार्टी डिसीजन नहीं बल्कि ये पर्सनल कैपेसिटी। ये किस तरह की एक पॉलिटिक्स है? यानी ये चीज बात समझ में बिल्कुल बालातर है। लेकिन मैं बजाते खुद ये दुआ गो, और मैं खुद भी ये चाहता हूं कि जो जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लेके चल रहे हैं, जिसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत जो है अपनी पटरी पर चलती रहे, वो डिरेल ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ही, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट की तरफ से ऐसा ना हो कि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, या जो डेमोक्रेसी की जो गाड़ी है वो पटरी पे जो चल रही है, ऐसा ना हो कि उनकी मैं नादानी कहूंगा इस चीज को, कि उसकी वजह से कहीं ये डिरेल ना हो जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, जो लोग जो भी हैं, मुझे नहीं पता, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं, एतजाज एहसन साहब भड़क रहे हैं, हम लोगों को ये फंडाज, ये थ्योरीज बताई जा रही हैं कि शायद ये डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी डिले करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो भी हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है, सेनेट के इलेक्शन से लेकर के अब ये जो बलूचिस्तान वालों ने एक नया बीज बोया है, खत लिख करके, करारदाद मंजूर करके, परवेज वो खटक साहब उसको फॉलो अप करते हैं। सो डू यू रियली थिंक सो कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे? देखें, मसला ये है कि अगर इस वक्त जो सूरत हाल है, आप उसको ज़रा उसका जायज़ा लें, पॉलिटिकली क्या मसला क्या है इस वक्त। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इलेक्टेबल्स निकालने के बाद भी और एक बड़ा मोमेंटम बनाने के बाद भी, और फिर मियां नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन के बाद और उनकी ताहयात नाअहली के बाद भी,
अभी भी इस बात का ख़तरा मौजूद है कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर जीत सकती है, और अगर पंजाब के अंदर जीत सकती है तो फिर मरकज़ में भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। और ये ख़दशा भी महसूस किया जा रहा है कि अगर वो 75 और 80 से ज़्यादा सीट्स ले जाते हैं तो फिर PTI की हुकूमत जो है वो बनानी मुश्किल होगी। और इसके साथ साथ अगर PTI मरकज़ में हुकूमत बना लेती है, इलेक्शन इसलिए हो कि PTI हुकूमत बना ले। मैं आपसे अर्ज करूं, और इस बात का भी खदशा मौजूद है कि PTI अगर मरकज़ में हुकूमत बना लेती है तो पंजाब में PMLN की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। इमरान खान तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है इस वक्त। उन्हें ये लगता है कि जब तक PMLN का साइज और कम नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। ये एक सोच है, इस पे कितना अमल दरामद हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको 1, 2, 3, 4 दिनों में और कुछ लोग पार्टी से तोड़ने की कोशिशें होती हुई नजर आएंगी कि कुछ और लोगों को तोड़ा जाए। और ख़ास तौर पे जो आपका सेंट्रल पंजाब है, यहाँ आपको इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सके लोगों के तोड़ने में, और इक्का दुक्का सीटों के अलावा। तो मेरे ख्याल में अगर वो डेंट नहीं पड़ता तो फिर जो है इलेक्शन ताखीर हो सकती है। मलिक साहब जिसको एक मैं- सोच कह रहे हैं ना मलिक साहब, ये तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है। किसने सोचा था कि सेनेट के इलेक्शंस इस तरह से मैनिपुलेट होंगे और PMLN के जो लोग हैं वो शेर के निशान के बजाय ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह इलेक्शन लड़ेंगे? नोबडी एवर थॉट अबाउट इट। देखिए, मेरे ख्याल में हमारी ये पॉलिटिकल जो है ये आपका अलमिया है, और माजी में भी हम इसी अदवार से गुजरे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं गुजरे, और वो तारीख आज हम फिर आप दोहरा रहे हैं। इसलिए अगर तो ये वाजे होता हुआ नजर आ गया कि ठीक है PMLN जो है वो कट टू साइज हो गई है तो इलेक्शन जो है वो ऐन वक्त पे हो जाएंगे। अब ये वोटर्स का जो है इम्तिहान है कि वो किसको वोट डालते हैं, किसको नहीं डालते। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, PTI हो, सबको ये बात समझनी चाहिए कि कोई जमात भी 100% दुरुस्त नहीं है और उनकी पॉलिसियां 100% दुरुस्त नहीं है। इसलिए जो उन्होंने अवाम के साथ वादे किए वो भी 100% पूरे नहीं होते, क्योंकि देखिए अब इसी माशरे के लोग सियासतदान हैं, इसी माशरे की ब्यूरोक्रेसी होती है, इसी माशरे की दीगर इदारों से वाबस्ता लोग होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सियासतदानों ने गलतियां नहीं की, यकीनी बात है सियासतदान गलतियां करते हैं, लेकिन हमेशा मुल्क वो तरक्की करते हैं जहाँ इस चीज़ की बालादस्ती हो जाती है कि पॉलिटिकल हुकूमत डिलीवर करती है। इतनी गलतियां करें ना जितनी माफ हो सके, नहीं गुजारिश मतलब अब इतनी मेरा- ज्यादा मेरा नहीं सियासतदान ख्याल। मिलके सारी गलतियां करेंगे तो फिर देखिए, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा उनको। मेरा ख्याल ये है कि आपके पास एक आइन मौजूद है, या आप उस आइन को तस्लीम कर लें। उस आइन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का किरदार है, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार है, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, और इसी तरीके से जो आपके बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव सूबों के उनका किरदार है, अगर तो आप उसको तस्लीम करके आप चलना चाहते हैं, आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट जब मौजूद रहेगा तो आप इस किस्म का सामना आपको करना पड़ेगा, जो आज भी आप फेस कर रहे हैं, मुस्तकबिल में फेस कर सकते हैं, माजी में भी आपने फेस किया है। अब इससे कौन कैसे निकलेगा, ये बड़ा एक लंबी डिबेट है, एक लंबा सवाल है, उस पर बड़ी बहस होती है। मेरे ख्याल में अभी आपको आपकी इस पूरी, मैं समझता हूँ, सोसाइटी को, सियासी जमातों को, इस्टेब्लिशमेंट को इस सतह पे आ जाना चाहिए कि एक आइन अगर आपके पास मौजूद है, उसके मुताबिक जो जो किरदार वज़ा कर दिया आइन ने, उनके मुताबिक अगर हुकूमतें चलती रहें तो बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, किसी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होगी, किसी की बुरी होगी, किसी की बहुत बुरी होगी। इसलिए देखें, जब अब ये कहते हैं ना, अब मुखालफिन क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध में कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी कहती है हमने ये काम किए हैं, PTI कहती है पंजाब में PMLN ने कुछ नहीं किया, PMLN कहती है हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। मलिक साहब, आप आइन हमने की ये भी काम बात किया। कर रहे थे ना, मैं इसलिए अर्ज आपसे लोग करूं, सर आइन को आप फॉलो करना मुकाबला- चाहते हैं, लेकिन शायद आइन इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया हुआ है कि हर एक की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जांपल, हल्का बंदियों का कोई- कागजात नामजदगी का मामला ले देखिए, मेरी गुजारिश लें। अब ये सुनिए। मामला कहाँ से उठा? कोई इलेक्शन interpretation- कमीशन से ना, कोई वो भी तो सब interpretation का जुडिशरी issue से नहीं है। रिलेटेड है। कोई ऐसा क्यों है interpretation- कि जो सिटिंग जज है उनके जो मातहत लोग हैं सिर्फ वही कानून को कोई लेकर समझ सकते इंटरप्रिटेशन का थे? इशू नहीं है। बीनिश साहबा, आप इस बात को समझ लीजिए, ये मिसट्रस्ट का इशू है। आपके इदारे आपके पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहते, आपके पॉलिटिकल लोग आपके इदारों पर 100% एतमाद नहीं करना चाहते। ये बदएतमादी की फजा है जो पिछले 70 सालों से जारी है इस मुल्क के अंदर। जब तक ये बदएतमादी की फजा ये खत्म नहीं होती, आपको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी नजर आएगी, आपको शिकवे शिकायतें भी नजर आएंगी, आपको हुकूमतों की जो डिलीवर करने के रास्ते में रुकावटें हैं वो भी आपको नजर आएंगी। शैला रजा साहिबा, आप ये समझती हैं कि ये बदएतमादी है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे हैं, या फिर ये इनकॉम्पिटेंस है, या फिर ये मसलों को हल ना करने की नीयत है? क्या है ये?
अब मैं नसरुल्लाह मलिक को सपोर्ट करते हुए ये कहूँगी कि जमहूरियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि इलेक्शन हो और पार्लियामेंट आ जाए। जमहूरियत इसका नाम है कि तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें। और बदकिस्मती से इस मुल्क में जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है 79 से, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करने के लिए हुई है। और हमने ये देखा कि वो कठपुतलियाँ जो बनाई गई थी, चाहे कराची में अल्ताफ हुसैन बनाया गया हो, देही सिंध में पीर साहब पगारा को बनाया गया हो, या फिर पंजाब में नवाज शरीफ साहब को बनाया गया हो, आखिरकार इनको सियासतदान बनाते बनाते आप यहाँ तक ले आए कि आज आपको खुद समझ आ रहा है कि ये सियासतदान नहीं थे। तो ये सारे अगर इंजीनियरिंग ना हो और सबको उनका काम करने दिया जाए तो डिलीवरी बेहतर होगी। आज इस मुल्क में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जमहूरी हुकूमतों का दिया हुआ है। 11 और 10-10 साल जो हमारी जिंदगी में, इस मासूमियत पे मैं मर ना जाऊं कि आपको सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का पता है, लेकिन फिर भी बैठ के इकट्ठे बैठकर इसके ऊपर काम नहीं करना। जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह, क्या कुछ नहीं जानते वो पॉलिटिक्स के बारे में। गुरुजी हैं सबके सियासतदान के, वो आगे बदला ले रहे हैं। वो कह रहे मैं तो अपना हाथ पल्ला नहीं पकड़ाऊंगा, सदके जाऊं। फिर सर जो मियां साहब ने किया मैं भी वही करूंगा, यानी कि अभी इसका जवाब गिव बैक टाइम है। जी नहीं, जी, मैं जी, इसका जवाब दे देती हूँ, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने वो मेडिसिन काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल की जो एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ की, यानी कि हमने MRD बनाई तमाम उन सियासी जमातों के साथ जो कि मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुश हो रहे थे, और उनसे हमने ये, पहली हमारी फतह यही थी कि हमने ये तस्लीम कराया कि मुल्क में जमहूरियत थी और ये गलत हुआ और रेस्टोरेशन होनी चाहिए। फिर हमने बहुत इत्तेहाद बनाए, COD भी किया, सब किया। 126 हम थे, 342 के ऐवान में हुकूमत चलानी थी ना। जब इस सिस्टम को बचाने के लिए लोगों को साथ मिलाया तो कह रहे मफाहिमत। जब हमने एक लश्कर कशी के जरिए पार्लियामेंट गिराई जा रही थी, हमने उसको बचाया तो कहा मफाहिमत। अरे भाई, अब तो मसला यह है कि अब कोई उनकी हुकूमत नहीं गिराई गई, लेकिन उसी लश्कर कशी करने वाले के साथ आप आके बैठ गए, खराब हटाया गया। लेकिन इस वक्त जो किया गया है वो ये किया गया है कि जो इंटरनेशनल स्कैम है उस सिलसिले में उनको मसला है। जो लश्कर कशी वाले हैं या कोई भी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हमारे सामने खड़ा कर दिया गया। आप उसको गोल ना करें जो मलिक साहब ने कहा है। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आप उसी लश्कर कशी करने वाले के साथ बैठ गए, आप ताहिरुल कादरी के घर गए, ये मैं कह रही हूँ। आप उनके साथ जलसे में शेयर किया, आपने एक स्टेज शेयर किया इमरान खान साहब ताहिरुल कादरी साहब के साथ। जी हाँ, हमने इसलिए किया कि हमने उनकी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं किया है। हमने उनके साथ जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ जो कि रियासती तशद्दुद का बदतरीन नमूना था, जिसमें 114 इलेक्शन में क्या हुआ था शैला साहब? हमने उनके इसीलिए इंसाफ आप के लोग लिए सियासतदान होते इलेक्शन हैं। में क्या 4 था? साल बाद उनको मॉडल टाउन याद आया है। और वो अदालत में जेर क्या मैंने कहा नहीं, जब भी उनका धरना हुआ हमारी सिंबॉलिकली शिरकत थी उनके हर धरने में। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें इस तरह से मुल्क में धरने नहीं देने चाहिए। सिंबॉलिकली हम गए हर दफा, खोसा साहब गए थे हमारे, लेकिन ये एक गलत तरीका था, नहीं होना चाहिए। शैला साहिबा, फाइनल राउंड के लिए वापस आऊंगी। कामरान साहब, वो सवाल जो मैं औरिया साहब के से जवाब लेना चाह रही थी लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला क्योंकि ऑब्वियसली और बहुत से इश्यूज डिस्कस होना शुरू हो गया। अब इलेक्शंस है ना, बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हैं। PTI और PMLN दोनों के लिए उनकी सियासत में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं जिसकी वजह से आपके तज्जिए में आपको लगता है कि शायद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट को लूज कर लें? जी बिनिश, देखिए PTI और PMLN और उसमें जो एक तीसरी पार्टी है उसको भी आप इग्नोर ना कीजिए। वैसे भी शैला रजा साहब भी मौजूद है इस वक्त, वो तो मौजूद है ना, तो वो पीपल्स पार्टी के बारे में तो उन्हीं से पूछ लूंगी ना, इसलिए मैंने बाकी दोनों पार्टीज का आपसे पूछा। उनको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करी, उनकी रिप्रेजेंटेशन मैंने बिठाई 2 घंटे से। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो सिनारियो बन रहा है या जिस तरीके से ये प्री पोल, जिस तरीके से अलायंसेस या ये जो डिफेक्शंस और ये पार्टियां एक दूसरे से बदलने की मामलात हो रहे हैं, एक परिंदे जो हैं वो एक घोंसले से उड़ के दूसरे पे आ रहे हैं, दूसरी शाखों पे बैठ रहे हैं, ये एक फिनोमिना है जो हमें हर इलेक्शन से पहले देखने को मिलता है। इस दफ़ा शायद इसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन देखिए, मैं तो ये कहूँगा बिनिश के ये अभी अगर कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस गिवन सिचुएशन में और जो सर्वेज आए थे जिसको कि इससे पहले कहा भी गया कि जी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने खुद सर्वे को कोट किया कि जिसमें नून लीग को एज जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि किसी को शायद सादा अक्सरियत लेना भी मुश्किल हो जाए।
जनरल इलेक्शन में। इस वक्त जो जितनी भी डायनामिक्स हमारे सामने मौजूद Yes, हैं उसको hung देखते हुए एक हम parliament. तज्जिया कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर एक हंग पार्लियामेंट आती है तो फिर ज्यादा आसान हो जाता है। हमारे पास चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है। नून लीग की सीटें सबसे ज्यादा थी लेकिन उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी। यही वजह है कि जो बाकी दो ग्रुप्स थे उनको मिलाया गया, जिसमें पीटीआई पीपीपी इन्होंने हाथ मिलाए गैर एलानिया तौर पर, और फिर उसके बाद नून लीग को मकसद ये था कि नून लीग का चेयरमैन नहीं बनने देना। इसी स्टूडियोज में जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं वहां एक प्रोग्राम में मैं नाम नहीं लेता, पीटीआई के बड़े जोमा मौजूद थे। उन्होंने खुद ये कहा जी हमारा हदफ ये है कि हमने नून लीग का चेयरमैन नहीं बनने देना, उसके लिए हमें किसी से भी हाथ मिलाना पड़े तो हम मिलाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन है। देखें अब अगर इस सिचुएशन को अगर नसरुल्लाह साहब या शैला रजा साहिबा अपोज करें तो बात यह है कि जिसने भी ये इंजीनियरिंग की, मैं अभी भी कोट कर रहा हूं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को, कि जिसने भी ये इंजीनियरिंग की उसमें आलाकार कौन बना? आलाकार एमएलए सेनेटर्स ही बने ना, पॉलिटिशियंस ही बने ना, तो आप ना बनते। शैला साहब वैसे तो मुझे ये फरीद से और नसरुल्लाह साहब से इस वक्त बात करनी है, लेकिन मुझे क्विकली बस ये बता दें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, यस और नो? पीएमएलएन के अगेंस्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है मैडम? सेनेट के एक मिनट सेनेट के इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं होते, बहुत ज्यादा इसी तरह होता है और सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में ही होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट। ये सबको इसलिए बहुत अजीब सा लगा कि पहली दफा ऐसा हुआ कि वो लोग जो अपने आप को बहुत पारसा कह रहे थे वो हमारे पीछे आ गए। ओके, सो अलाइनमेंट हुई है, ठीक है, आपके लफ्जों में, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, राइट? लोगों ने अपने तौर पे किया लेकिन हमने सपोर्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव को जो बलूचिस्तान में हुई, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। हाँ, लश्कर कशी को हमने होता है नहीं एक किया। पॉलिटिशियन में और एक एंकर में, और मेरे ख्याल से ये फर्क रहना चाहिए। आई कंप्लीटली मैं इंडोर्स कर रही हूँ शैला साहिबा, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल ग्रुपिंग इन्होंने की। देखिए मसला पता है क्या, पीपल्स पार्टी इस बात को मानती नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। एक जमाने में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए आईजीआई बनी, आईजीआई बना के ये मुकम्मल कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोका जा सके, और वो रास्ता नहीं रुक सका। अगर आप इस मुल्क की तारीख को देखें, आईजीआई बनी 88 के अंदर, 88 के इलेक्शन में आप बेनज़ीर भुट्टो को नहीं रोक सके। ओके, इतनी बड़ी 87 नशिस्तें थी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और आईजेआई की 54 थी। मैं वही आपने अर्ज कर रहा हूं आपसे, आप बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता नहीं रोक सके। आईजीआई बनी, फिर आपने फिर आईजीआई बना के पूरा जोर लगाया और पॉलिटिकल जो है वो धड़े इकट्ठे किए, और आपने 90 का जो है वो बिल आखिर हराने में आप पीपल्स पार्टी को कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि वो कहती है कि उस जमाने में तो इंजीनियरिंग हुई थी, आज इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तारीख बिल्कुल वही दोहराई जा रही है। कल पीपल्स पार्टी का हमने तो कहा आरओ का इलेक्शन हुआ था 2013 में। सेनेट को नहीं मान रहे ना आप शैला रजा साहिबा, आप सेनेट को नहीं मान रहे। इतना बच्चा आप हमें भी ना समझे ना, आप सेनेट को नहीं मान रहे। मैं आपसे कि सेनेट के अंदर नहीं, सेनेट में तो जो कुछ हुआ है वो खुल के हुआ है। देखिए सेनेट में जो हुआ है वो खुल के हुआ है, एक मूव हुई और हमने उसे सपोर्ट किया। खुलकर जरूर हुआ लेकिन इसको आईनी कवर दिया गया। मैं आपसे अर्ज करूं, आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है जो 88 में आईनी है सब कुछ। आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है जो 88 में दोहराई गई थी। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो काबिल कबूल नहीं थी, आज मियां नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। और मुझे खदशा ये है कि जिस तरीके से आप बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता नहीं रोक सके थे। शैला रजा साहिबा, सब आईनी है, मार्शल लॉ को भी आईनी कवर दिया जाता है, तो क्या वो भी ठीक है, वो भी जस्टिफाई है? आई एम सॉरी मैडम, बट आई वांट टू डिफर हियर। देखिए नवाज शरीफ ने बताया ना कि जरदारी साहब आए थे और बोला कि जो आईनी कवर देना है उसकी इमरजेंसी को 99 में रद्दी की। मैं नवाज शरीफ साहब को सर्टिफाइड हैं वो कि सादिक और अमीन नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं उनकी बात पे कैसे वो करूं। मैं ये समझती हूं कि इस वक्त नून लीग की फेडरल में भी हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत भी थी। अगर वो ये बता देते कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई, किस तरह हुई, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग वहां हुई जब यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ, या मेमो गेट में जो कुछ हुआ, या जिस तरह से हमारे दोनों वज़राए आज़म साबका को अदालतों में घसीटा गया और जब वहां से कुछ नहीं मिला तो नैब के हवाले कर दिया गया। तो ये सब हुआ है। लेकिन अगर कोई ये समझता है
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फिनिश हो जाएगी, तो वो नहीं है, कमजोर जरूर हो जाती हैं वक्त के साथ, फिर उनमें मसला हो जाता है, जिस तरह से People's शैला Party साहब ने आसान किया। बना उसको एक्सेप्ट नहीं लेकिन कर रही हम हैं। ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सियासतदानों को बात ये काश समझ आ जाए कि कल नैब अगर इनके खिलाफ मुतहरक थी तो आज इनके साथ प्यार और मोहब्बत में आ गई है। आज भी देखिए है, वो एक एक करके आज भी है, आज भी नहीं, है। उस तरह से नहीं है। हाँ, वो नहीं है। कहाँ आपके वो जो खिलाफ मुतहरक है? वो बिल्कुल जब नहीं। नैब की क्यों? कार्रवाइयां क्यों? चल रही थी और पूरे- पाकिस्तान पीपल्स पूरे पार्टी उस इस वक्त कहाँ से सिर्फ बजट सिंध में के अंदर ही जो है वो शकील जेल से आए? नैब को कहाँ सिर्फ से सिंध ही शुरू नजर करूं? आता है, सिर्फ डॉक्टर पीपल्स आसिम पार्टी से। नजर आती है। डॉक्टर ठाकुर आसिम, साहिबा। अयान अली, हामिद सईद, कमेटी काजमी, में शर्जील तो निमन, बाकी वो पीपल्स तमाम पार्टी लोग के बड़े दो सॉफ्ट अरकान कॉर्नर्स हो गए इस्तीफे अब दे दिए। शगुफ्ता जुमानी ने और सब एक साथ पीपल्स बोले। पार्टी के दो अरकान ने सिर्फ इस बात पे इस्तीफे दे दिए थे पार्लियामेंट्री कमेटी से कि जी चेयरमैन नैब को आपने बुलाया क्यों, वहां पार्लिमानी बालादस्ती कहां थी? उसका तरीक़ाकार गलत था और मेंबर्स को नहीं बताया गया था, डायरेक्ट टीवी पे टिकर्स चले थे। ये पूरी बातें होती हैं अच्छा, जिसको चलें। लोग अंडरस्टैंड मुझे नहीं ब्रेक करते लेना कि है। हर दफा कैसे फरीद मीटिंग रईस, बुलाई हम जाती है, पार्लियामेंट क्या शैला रज़ा एजेंडा ने होता कहा- है, इसको डायरेक्ट टीवी से बताया गया था। ओके ओके फरीद रईस, मैं शैला समझती रज़ा हूँ ने कि भी हंग इशारा पार्लियामेंट किया। होगी और मुझे नजर आ रहा है कि एक आजाद ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि बनता जा रहा है और एक दफा एक इलेक्शन जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसको आगे करेंगे, ऐसा ही है ना? इंस्टेंट फार्मूला तैयार है, फार्मूला आजाद तैयार है, ग्रुप था। दोबारा से अप्लाई हाँ होने जी, की जिसको आप तैयारी की जा सपोर्ट रही है। करेंगे। ओके फरीद रईस साहब, हंग पार्लियामेंट होगी, वजीर आजम किसका होगा? क्या हुआ? बड़ा आपने जो सवाल किया है इस वक्त कि वजीर आजम, वैसे तो ख्वाहिश सबकी यही है कि वजीर आजम उसी की जमात का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ मैंने की तो मना ख्वाहिश कर रखती दिया होगी। है। इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश होगी इस चीज के अंदर। लेकिन जिस तरह से आपने देखा ना, मैं एक बात कहता हूं, जो आपने एक फॉर्मूला लिया ना, जिस चीज को शैला साहबा बिल्कुल नहीं मान रही हैं कि वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, वो ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हुई थी लेकिन अब वो चीज नहीं हुई है। लेकिन जो सेनेट में जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, मोर और लेस कम अज कम तरीक़ाकार उसी तरीके से ही होगा। ये आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, उस चीज को आप देख लीजिएगा। जो वजीर आजम आएगा अंदाजा हो जाएगा कि उसी तरह का कोई फॉर्मूला होगा जिसके तहत वो वजीर आजम नहीं आएगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। शैला रजा मेरे साथ मौजूद हैं, कामरान साहब मेरे साथ मौजूद है, नसरुल्लाह मलिक एंड ऑफ कोर्स फरीद रईस। एक ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। आखिरी सेगमेंट है हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का और जैसे ही 12 बजेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन का भी इख्तिताम होगा और साथ ही साथ मेरे इस शो का भी। और फिर इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे विद ऑल द गुड न्यूज़ हैपनिंग, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है तब्दील हो रही हैं। शैला रज़ा मेरे साथ बनी हुई हैं, कामरान साहब हैं मेरे साथ, नसरुल्लाह मलिक हैं एंड ऑफ कोर्स फरीद रईस साहब हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ज़रा आज की एक और डेवलपमेंट में शेयर कर लूँ क्योंकि आखिरी 1 घंटा एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टुमारोज़ डेवलपमेंट जो भी होगी। ख्वाजा आसिफ साहब की एंट्री होती है, मतलब ऐसे में एक ताज़ा हवा का झोंका है ये खबर PMLN के लिए कि ख्वाजा आसिफ साहब वापस आए हैं। PMLN ने बहुत पुरतपाक तरीके से इस फैसले का इस्तकबाल किया है। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वील सी यू एट द पोल्स, अब आप इलेक्शन की तैयारी करें। मतलब वापस आ गए हैं, क्या उसकी रीज़न आपको क्या लगती है कि क्या मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट था? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने पहला उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा ग्रेसफुली उसको हैंडल किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। और दूसरी तरफ हमने देखा नवाज शरीफ ने क्या किया कि नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई करते हैं वो तो GT रोड पर निकल गए जी, साजिश हो गई, मुझे क्यों निकाला। मतलब मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट था या फिर बेंच मुख्तलिफ था? आप चाहती हैं कि मुझे भी कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए? देखिए मैं सिर्फ आपसे सच जानना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी देखने वाली ऑडियंस को नसरुल्लाह मलिक का सच पता चले। मेरे ख्याल में अगर आप ये कहें कि इस मुल्क में जो फैसले होते हैं वो सारे सच पर मबनी होते हैं तो शायद कहना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं कि जो आपको बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहे होते हैं लेकिन फैसले कुछ और होते हैं। ये मैं नहीं कहता, जहांगीर तरीन साहब का जब फैसला हुआ आपको याद होगा, पूरी PTI ने कहा कि बैलेंस करने के लिए जहांगीर खान तरीन को आउट किया गया। इसका मतलब ये है कि जो फैसला पहले मियां नवाज शरीफ का हुआ उसमें भी आपकी सोच कुछ और थी और उसको बैलेंस करने के लिए जहांगीर खान तरीन को फारिग कर दिया गया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमें काश हम उस जगह पे चले जाएं, उस नहज पे आ जाएं जहाँ फैसले किसी की ख्वाहिशात के ऊपर या किसी को आगे पीछे करने के लिए या किसी को सियासत में इन या किसी को आउट करने के लिए ना हो। ये वक्त शायद कभी आ जाए, अल्लाह करे आप और मैं दुआ गो हैं कि ऐसा हो जाए, अल्लाह करे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इसको सच सुनना चाहती हैं तो बहुत से ऐसे फैसले हुए पाकिस्तान की तारीख में जिस पे आज भी उंगलियां उठती हैं और उन पे एतराज़ किया जाता है।
मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी गलत निकाला गया था, ओके जहांगीर खान तरीन साहब को भी गलत निकाला गया, और अगर किसी और को निकाला जाता है तो वो भी गलत निकाला जाता है। और ये बात आपको तय करनी पड़ेगी बीनिश इस मुल्क के अंदर कि सियासतदान को आप उसकी तभी मौत मरने दें, और उसकी तभी मौत ये होती है कि वो सियासत के मैदान में नाकाम हो जाए, वो डिलीवर ना कर सके, जो वो पार्टी को चला रहा है उसके पार्टी इस काबिल ना रहे कि लोग उसको वोट डालें। जब तक आप इस कल्चर की तरफ नहीं जाएंगे आप सियासतदान को भी खत्म नहीं कर सकेंगे। मलिक साहब, जो अल्ताफ हुसैन के मैं साथ आपसे- हुआ वो क्या हुआ? लेकिन आज भी आप कराची के अंदर देख लें, आपने 6-4 मीम शीम बना ली है ना कराची के अंदर, आपने पीएसपी बना ली, आपने दीगर पार्टियां बना ली, और आज भी आप कंफ्यूज नजर आते हैं कराची के अंदर कि ये वोट किसके पास है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं आज भी कि आज भी जो लोग कराची के दावेदार बने बैठे हैं कि वोट बैंक हमारे पास आ गया है, वो शायद इस बात को भूल बैठे हैं कि वोट बैंक शायद उनके पास अभी भी नहीं आया। कराची के एक एक जलसे को उठा के देख लीजिए, जितने जलसे किए कराची में लोगों ने, आप उन जलसों को उठा के देख लीजिए, और जो उससे पहले एक शख्स 9-0 पे बैठ के एक कॉल दे के कराची के स्टेडियम में 1 घंटे के नोटिस पे बड़ा जलसा कर लेता था, वो भी आपके सामने है। उसकी कमजोरियां, उसकी कोताहियां, उसके साथ इख्तलाफ लाख हो सकते हैं, और उसने जो कराची के अंदर जो गुंडागर्दी की और जो कराची के अंदर उसने इंसानी हकूक की पामाली की, ये लंबी बहस है कि वो क्यों की, किसकी पुष्टपनाही की बिना पे की, ये तो एक और बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। गुजारिश ये है कि आपने भुट्टो को मार लिया, पीपल्स पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। आप आज किसी को फिर अगर आप समझते हैं कि उसको आप सियासत से आउट करके उसकी पार्टी को खत्म कर देंगे, मैं तो कहता हूं उसकी पार्टी को खत्म तब होने दें कि वो डिलीवर ना कर सके, वो कोई काम ना कर सके, लोग उसको वोट देना मुस्तरद कर देंगे। जब आप लोगों को वोट के जरिए नहीं निकालेंगे तो आप सियासत के अंदर से इस किस्म की जो अपनी पसंद नापसंद है उसको नाफज नहीं कर सकेंगे। आज भी कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरती है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, ठीक है और ये सब भी बात कर रहे थे, सर्वे गलत हैं, सर्वे ठीक हैं, लेकिन क्या जो कुछ आपने किया पिछले 1 साल 2 सालों के दौरान, बल्कि पूरे 5 सालों के दौरान, कभी धरने हुए, कभी आपने फतवे लगाए, कभी आपने मजहब का आड़ इस्तेमाल की, कभी आपने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी अगर आप नवाशी को अभी रोड पे निकालें लाहौर में, आप देख लीजिएगा कितना बड़ा मजमा लगा लेंगे। मैं इसकी गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम लीग नून को भी मौका दें कि वो काम कर सके, ना कर सके तो वो फारिग हो जाए। पीपल्स पार्टी को मौका दें, जैसे पीपल्स पार्टी को लोगों ने रद्द किया 2013 पार्टी को भी मौका दें वो काम कर सके। देखिए आज जब इलेक्शन आ गए 2018 के, आज जब बैठे हैं 5 साल कारकर्दगी को लेकर बैठे, सारी हुकूमतें आपके सामने हैं। केपीके की हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए अवाम के सामने कि भाई हमने ये केपी के अंदर डिलीवर किया है, हमें अवाम वोट डालें। पीपल्स पार्टी अपनी कामयाबियां लेके आए, लोगों के सामने जाए कि ये हमने सिंध को बनाया है, हम पाकिस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को लोग वोट दे दें, हमें पीपल्स पार्टी काबिल कबूल है। आप मुस्लिम लीग नवाज को भी मौका दें कि वो जाकर लोगों को बता सके कि भाई ये हमने पंजाब में काम किया है, हमें दोबारा हुकूमत करने का मौका दें। तो जब आप इस किस्म की इन्वायरमेंट सियासत में नहीं देंगे और पिक एंड चूज करते रहेंगे तो आप देर तक लोगों को रोक नहीं सकेंगे। 10 साल आपके पास मजीद रह गए। मैं आपको एक बात बता दूं, आज 10 साल रह गए हैं, दुनिया की कौमें बदल रही हैं, लोग सिविलियन बालादस्ती की तरफ जा रहे हैं, लोग पीसफुल कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके वोट की इज्जत की जाए, उनका एहतराम किया जाए। फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कहां आन खड़े हुए हैं। ये 8-10 साल और हमारे मुल्क के अंदर सियासत का वायलेंस ही खत्म नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश सुने, आमरीतों का दौर दुनिया में खत्म हो रहा है, जहां बादशाहतें थी वो टूट रही हैं। आपको अल्टीमेटली लोगों की राय के एहतराम की तरफ जाना पड़ेगा। जितने साल आप और गुजार लेंगे ये आपके लिए गनीमत है। उसके बाद आपके पास चॉइस यही बची है कि आप लोगों की राय का एहतराम करेंगे, उसके साथ आप लोगों के साथ चल सकेंगे। राइटली सेड। फरीद रईस साहब, लास्ट मेरे क्लोजिंग कमेंट्स ट्रांसमिशन के लिए, हाउ डू यू सी ख्वाजा आसिफ्स रिटर्न, ख्वाजा आसिफ्स कमबैक फॉर पीएमएलएन, फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब के लिए तो बड़ा ग्रेट है, मुबारक हो वैसे ख्वाजा साहब आपको जी, एंड पीटीआई ऑफ कोर्स। ये देखना चाहती हूं मैं। बड़े उस्मान डार ने बड़े पैसे लगाए और तकरीबन जो इतलात मेरी इतलात हैं, उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए तकरीबन आप समझे कि 3 इलेक्शंस पर जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा उन्होंने इस केस को परसू करने में लगाया। बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। पीटीआई ने बड़ा जश्न मनाया, सियालकोट में भी बड़ा जश्न मनाया। पीटीआई के सपोर्टर्स ने जनाब शिकस्त दे दी। आज मैं सुन रहा था उस्मान डार की बात को, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस तरह की जो डिसीजन कलअदम करार दे दिया, अवाम की अदालत में जाएंगे, अवाम की अदालत इस चीज़ को। मुझे बड़ी हंसी आई इस चीज़ को सुन के कि जब
इस चीज को बात करते थे PMLN के लोग, जब मियां नवाज शरीफ बात करते थे कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, तो PTI कहती थी जनाब क्या आप अवाम की अदालत में, क्या आप जिस अदालत ने फैसले दिया उसको आप नहीं मान रहे, और आप क्या अदलिया को अवाम के सामने ला के खड़ा करने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, अवाम को आप अदलिया के फैसलों के सामने ला के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम और बेश आज उस्मान डार ने यह स्टेटमेंट दे दी कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। मैं कहता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव बात की मलिक साहब ने कि पॉलिटिशियंस के डिलीवरेबल्स के ऊपर काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को इस चीज के ऊपर जज करना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और लेकिन एक चीज, मेरा एक सवाल और भी है, मलिक साहब ने जो बात की ना कि वोट के ऊपर, जब 2013 के इंतखाबात के हवाले से बात वाजे हो गई, जब जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो शुरू से कहता था और सबने एग्री किया कि ये आरोज का इलेक्शन है, अवाम जो उसने वोट को 70 सालों से इज्जत दी है, जब उसको यह पता चलेगा कि मेरा वोट जो है मैं डालने तो गया था लेकिन ये तो आरोज का इलेक्शन था जनाब, मेरे वोट की तो कदर मंजिलत सर साइड पर रख दी ना उन्होंने। मुझे आप 1 मिनट अगर दें, 1 मिनट के लिए मैं इसकी वजाहत करूं। देखें, अगर आरोज के इलेक्शन के जरिए बैलेट बॉक्स भरे जा सकते होते तो IGI ना बनती, हम अपने मुंह पे कालक ना मलते इतनी बड़ी। हम सारी पार्टियों को मिन्नतें करके लोगों के पास जाके और इतनी बड़ी मीडिया कैंपेन बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ना सर, तो आरोज का इलेक्शन 2013 में आरोज का इलेक्शन नहीं था। नहीं सर, गुजारिश सुन लें, ये बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर लोगों का वोट के ऊपर मिसट्रस्ट पैदा करने के लिए एक फजा बनाई गई है कि वोट तुम्हारा कोई और ले जाता है, डालते तुम किसके लिए हो। मैं यकीन से कहता हूं आज भी अगर लोग वोट डालेंगे उसी के नाम पे निकलेगा जिसके वोट डाला जाएगा। ये आपको इतनी इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। नहीं, इसका मतलब है कि जरदारी साहब ने जो बात की कि आरोज का इलेक्शन पर दुरुस्त बात नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है ना फरीद साहब, वो तो जरदारी साहब का मौक़िफ़ का जाहिर सी बात है, जो बंदा हारा है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। अच्छा मलिक साहब, आपने कंप्लीट कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया, प्लीज कंप्लीट करिए। नहीं नसरुल्लाह साहब, मैं आपकी मैं आपके पास शैला साहब बिल्कुल लास्ट में आऊंगी, प्लीज अपने जरा कमेंट्स को रिजर्व रखिए। आई वांट टू इंक्लूड कामरान राइट नाउ, मैं आपके पास आऊंगी बिल्कुल लास्ट में, प्लीज आई वांट टू गिव यू सम टाइम फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स। कामरान साहब, एनीवेज ये जो पूरी जो गुफ्तगू हमारी चल रही है, आपसे भी मैं वही पूछना चाहूंगी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, क्योंकि आज के दिन की और जुमा भी है आज, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी। लास्टली रिसेंटली अभी जब इमरान खान साहब नेशनल असेंबली में गए तो बड़ा पर्सनल ग्रज उन्होंने निकाला ख्वाजा आसिफ के बारे में कि भाई यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कह रहा था शर्म होती है या होती है, देखो ना आज वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और पता चला 1 हफ्ते के बाद ही वापस आ गए। तो PTI इज टेकिंग इट वेरी वेरी पर्सनली। सो ये डिसीजन PTI के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि उस्मान डार साहब तो एकदम से बहुत हाई पे चले गए थे ना जब डिस्क्वालिफिकेशन आई थी ख्वाजा आसिफ साहब की। वजह फरमाया आपने, और ख्वाजा आसिफ से सिर्फ उन्हीं PTI के रहनुमाई नहीं बल्कि कुछ और इदारे जो हैं वो भी उनसे नाराज़ थे, उनकी तकरीरों की वजह से, उनकी जो फ़िलासफ़ी है, उनका जो बयान है, उनका जो नैरेटिव है उसकी वजह से। तो कहा यह जा रहा था कि शायद इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 2 दिन जब इस केस की, इस अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, तो इस किस्म के बयानात, इस किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस जज साहिबान की जानिब से आई थी, जिसके तहत हम सारे कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना था कि अब देखिएगा कि ये ख्वाजा आसिफ को रिलीफ मिल जाएगा। और आज फिर यही हुआ कि जब फैसला सुनाया गया तो उनका जो लाहौर हाई कोर्ट का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया। अच्छा, टाइम कम है, एक्सपेक्टेड था कि अगर वो अपील करेंगे तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, शैला रजा साहिबा, क्लोजिंग कमेंट्स आपके लिए। अगर एक चीज, सिर्फ एक चीज और, अगर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए कि शेख रशीद को पूरी मुद्दत पूरी करवा दी गई, जब वो MNA थे, जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त उनके खिलाफ फैसला जो है वो रिजर्व हुआ था, जो अभी तक रिजर्व है। अब अगर कल को वो आता है तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिएगा। नसरुल्लाह साहब की पूरी बात जो है वो, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि कोई भी फैसला जो है वो सच, मतलब नहीं, सच पर मबनी नहीं होता। बहुत सारे फैसले सच पर ही मबनी होते हैं, लेकिन बात यह है बेंच का भी फर्क होता है, समझ आ गई है मुझे। कामरान साहब, सिर्फ एक चीज से मैं इख्तिलाफ करूंगा, नसरुल्लाह साहब ने कहा कि सियासतदान को अपनी तबई मौत मरने दें। ऐसा नहीं हो सकता सर कि इसको चेक एंड बैलेंस, फिर 62 और 63 भी आप खत्म कर दें, फिर जो डिक्लेरेशन आप उनसे ले रहे हैं वो भी उनसे ना मांगे, जो एसेट्स के डिक्लेरेशन मांगते हैं, ये सब क्यों तरद्दुद किया जा रहा है? अगर आपने फाइनल क्वेश्चन शैला साहिबा, 1 मिनट है मेरे पास, प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा अगर इलेक्शन 25 जुलाई को नहीं होते, डिले होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिले आ रहा है वो तो इस ऑफिशियल कार्रवाइयों की तरफ से, कानून साजी, ये लॉ मेकिंग, इसी हवाले से आ रहा है ना। देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं बहुत छोटे कैडर में हूँ
नसरुल्लाह साहब ने अपनी बात को खुद ही कंट्राडिक्ट किया। पहले उन्होंने कहा इस तरह IGI बनी, ये हुआ, लेकिन फिर इन द एंड कहा कि ROs इलेक्शन नहीं होते। कभी कराची आए तो आपको पता चलेगा कि ठप्पे लग के कैसे जो है वो वोट डलते थे, और वही वोट निकलते थे जो ठप्पे लग के लगते थे। हमें तो इतनी भी इजाजत नहीं थी कि अपने पोलिंग एजेंट बिठा दें। तो ये सब जानते हैं कि 2013 में तो हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, हमारे तो लोग अगवा हो गए थे और हमारे वो धमकी थी, और वो नहीं, सारी लाहौर से पॉलिटिकल अगवा हुए, ये पंजाब से पार्टियां अगवा हुए। क्रॉस टॉक नहीं हो सकती ना, जो because अभी दहशतगर्दी program है close करना है। उन्होंने जो है खुद देखा कि किस तरह हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल ठीक है। पार्टीज बनाई गई और जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए बनाई गई। ओके, पीपल्स और जिस पार्टी दिन का इस मुल्क रास्ता में रोकने fair के लिए election किया। हुए, हम शैला जीतेंगे। रजा, थैंक यू वेरी मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब एंड ऑफ कोर्स फरीद रईस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद रईस से आपकी मुलाकात रहेगी रमजान के दौरान ही। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।